नमस्कार, मैं प्रोफेसर रामबख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत अति यथार्थवाद इकाई पर चर्चा करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप अति यथार्थवाद क्या है इसे जान पाएंगे, यथार्थवाद और अति यथार्थवाद के अंतर को समझ सकेंगे, अति यथार्थवाद की मूल मान्यताओं से परिचित हो सकेंगे और साहित्य और कला के क्षेत्र में अति यथार्थवाद के योगदान को जान सकेंगे। अति यथार्थवाद शुद्ध साहित्यिक आंदोलन नहीं है, ये मात्र साहित्य की प्रवृत्ति नहीं है, वरन ये कला आंदोलन है। अन्य कलाओं में, ललित कलाओं में, चित्र में, मूर्ति कला में, भवन निर्माण कला में भी अति यथार्थवाद का दखल है। दूसरी बात यह कि ये भी यूरोपीय आंदोलन है और इसका जो समय है वो 1920 से 1940 तक, ये जो इसका जो समय है वो इसकी बहुत चर्चा का समय है। जैसा इसके नाम से लगता है कि ये अति यथार्थवाद जो है ना, यथार्थवाद का विस्तार नहीं है, जैसा इसके नाम से प्रकट होता है कि इसमें कुछ ज़्यादा यथार्थ हो, ऐसा नहीं है। ये उसकी यथार्थ की अधिकता का द्योतक नहीं है, बल्कि वे गहरे अर्थों में यथार्थवाद विरोधी कला आंदोलन है। मतलब यथार्थवाद को नहीं मानते। हालांकि अति यथार्थवादियों का मत है कि हम सतही यथार्थ के स्थान पर गहन यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं। जो यथार्थवाद होता है वो सतह के यथार्थ को बताता है, सूचनाओं से जड़ा हुआ, इस तरह की बातें कहता है। तो वो कहते हैं नहीं, हम तो यथार्थ के अंदर एक यथार्थ होता है, हम उसको बताते हैं। इसको परिभाषित करते हुए विद्वानों ने कहा कि अति यथार्थवाद यथार्थ से, दृश्य श्रव्य जगत से परे है। यह वह परम यथार्थ है जो अवचेतन में निहित होता है। सुषुप्त, तंद्रित, स्वप्निल अवस्थाएं, असाधारण, कल्पित, अकल्पित, अप्रत्याशित अनुभूतियों के रूप में अनायास आवेगों द्वारा मानस के चित्र पर चढ़ता उतरता रहता है। जो विषय अथवा दृश्य साधारणतः तर्क के हिसाब से परस्पर असंबद्ध लगते हैं, वास्तव में उनमें अलक्षित संबंध है, जिसे मात्र अति यथार्थवादी प्रकाशित कर सकता है। ये कहने का मतलब ये है कि यह अति यथार्थवादियों के अनुसार यथार्थ वह नहीं है जो हम अपनी इंद्रियों से देखते हैं, बल्कि यथार्थ वह है जो यथार्थ के भीतर कहीं छुपा हुआ है और जो हमारी इंद्रियों से दिखाई नहीं देता। इस यथार्थ को हम सामान्य बौद्धिक तर्कों से नहीं समझ सकते। वह स्वप्न और यथार्थ का मिला जुला रूप है। स्वप्न है तो वो असत्य नहीं है, अयथार्थ नहीं है, वह भी यथार्थ है। सिर्फ तर्क से हम उस यथार्थ को नहीं जान सकते। इस दृष्टि से अति यथार्थवाद पाठक के यथार्थ की धारणा का भी विस्तार करता है। अति यथार्थवादियों की प्रतिज्ञा है कि हमारे सारे कार्यों का उद्गम अवचेतन मानस है, वही हमारे कार्यों की गति और दिशा देता है। इसमें प्रस्फुटित होने वाले मनोभावों को दृष्टिगम्य स्थूल रस सिक्त आकृति प्रदान करता है। माने अवचेतन बहुत महत्वपूर्ण है। यथार्थवाद अवचेतन को महत्व नहीं देता। यथार्थवाद सतही की चीज़ों को महत्व देता, जो दिखाई देते हैं, इंद्रिय बोध गम्य जो चीज़ें होती है वो यथार्थ होता है। ये कहते हैं नहीं, सारा जो यथार्थ है वो अवचेतन है। और इस तरह 1920 से 40 तक का जो कालखंड है वो दो विश्व युद्धों की बीच की अवधि का काल है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और दूसरा विश्व युद्ध शुरू नहीं होने को था, हुआ ही था, और तब यह आंदोलन समाप्त हो गया। अनेक कला मर्मज्ञों का विचार है कि अति यथार्थवाद का संबंध यूरोप में जो पहला विश्व युद्ध छिड़ा था उनके कारणों के प्रति क्यों छिड़ा, उनके प्रति विक्षोभ और विद्रोह का भाव है। इस विक्षोभ और विद्रोह की भाव की अभिव्यक्ति देने के लिए ये अति यथार्थवाद आया और इसलिए इसका संबंध इससे है। यूरोप के इस दौर के कलाकारों को लग रहा था कि यूरोपीय साहित्यकार इस दौर के यूरोपीय व अमेरिकी साहित्य को इससे पूर्व मौजूद विक्टोरियन काल का विज्ञानवाद, बुद्धिवाद या बुर्जुआ नैतिकतावाद के प्रति विद्रोह भाव से युक्त आधुनिक बोध की अभिव्यक्ति का काल है। इसमें ये आधुनिकता अभिव्यक्त होती है और इसीलिए ये इसका जो समय है ये आधुनिकतावाद का समय भी है। यूरोप में कला के तौर पर मुख्यतः पेंटिंग, जो चित्रकला है, वो बुर्जुआ वर्ग द्वारा स्थापित भव्य परंतु महंगी कला दीर्घाओं तक सीमित थी। बहुत बड़ी बड़ी कलाएं और बहुत सुंदर कला दीर्घाएं। शिल्प कला के रूप में भवन स्थापत्य को अधिक महत्व दिया जाता था।
इस कला परिदृश्य का संबंध आम आदमी के साथ एवं उसकी दैनिक जो जीवन शैली है और उसका जो व्यवहार है उसके साथ बिल्कुल था नहीं, लगभग नहीं के बराबर था। इन कलाकारों ने कला को कला दीर्घाओं से बाहर निकाला और सामान्य जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को कलामय बना करके सामान्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस अर्थ में अति यथार्थवाद ज़्यादा यथार्थवादी है। इस तरह भारतीय जो जापानी कपड़ा है या रंगाई है या साड़ियों का निर्माण है या कालीन का जो निर्माण हुई है, इनकी जो परंपरा है, इनकी जो कला रम्यता है, इसको शकल बदलकर यूरोप के सभी उपभोक्ता वस्तुओं तक फैल गई। जैसे क्रॉकरी है, दरवाजे हैं, लैंप है, गड्ढे जैसी चीज़ों को भी कला वस्तुओं की तरह रूप देकर घर घर पहुंचने लगी। यहाँ तक कि फ्रांस की फैशनेबल महिलाओं ने अपने गालों को पूरे बगीचों की शक्ल में सिर के ऊपर बड़े हेड्स में सजाना आरंभ कर दिया। 70 के दशक में हिंदी फिल्मों की नायिकाओं के केश विन्यास इसके उदाहरण के रूप में इनको देखा जा सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूरोप की जो औपनिवेशिक विस्तारवादी प्रवृत्ति थी, उसे उलटकर स्वयं यूरोप को कला के संदर्भ में उपनिवेशों की सौंदर्य चेतना को अपनी जीवन शैली बनाने की भूमिका बनाई। पहले तो ये कहते थे कि उपनिवेशों के पास तो कोई कला ही नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई शिक्षा ही नहीं है, वो तो हम इनको शिक्षित करना है। और उल्टा इस कला ने ये कहा कि उपनिवेशों की चीज़ें उन्होंने लेना शुरू किया। ये जो औपनिवेशिक अंतर्वस्तु को जो है निगाह में रखा और तब हम देख सकते हैं कि इसके बाद में प्रकट जो दादावाद आंदोलन आया, वो यूरोप की जो साम्राज्यवादी औपनिवेशिकता है उसके खिलाफ एक तरह का मुखर आंदोलन दादावाद का हुआ। वैसे भी जो दादावाद है उसको कला विरोधी, जिसको कहते हैं एंटी आर्ट आंदोलन की तरह भी देखा जाता है। पहला विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तब दादावादी कलाकार खुलकर यूरोपीय साम्राज्यवादी उपनिवेशवाद के खिलाफ लामबंद रूप में सामने आए। उन्होंने कहा कि ये जो युद्ध है ये कोई राष्ट्र की रक्षा का युद्ध नहीं है, ये तो उपनिवेशों के लिए है, ये लोभ लालच के लिए। उन्हें इस युद्ध के पीछे जो बुद्धिवाद, विज्ञानवाद, आभिजात्य नैतिकतावाद वो नजर आ रहा था और जो पूरी तरह उच्च वर्गीय बुर्जुआ और लालची शासक वर्ग और नव धनाढ्य वर्ग की मानसिकता का नतीजा था। इन कलाकारों ने वहाँ पे रहते हुए इस विश्व युद्ध का विरोध किया। कलाकार पहले से ही कला के आभिजात्य रूपों के बजाय सामान्य जनजीवन से जुड़े रूपों की ओर आ चुका था, वह विकल्प था। अब दादावाद कला के आभिजात्य रूप को ही खंडित करने के बारे में गंभीर और उग्र प्रयास कर सकते थे। कला के सभी पारंपरिक आभिजात्य नियमों, रूपों और विधियों तक को दादावाद ने नकार दिया। वे स्वतः स्फूर्त कला की बात करने लगे, जो पुराने नियम थे उनको तोड़ा और इस तरह एक तरह की अराजकता का स्रोत यहाँ से आया। और कुछ यूरोपीय जो चिंतक थे वो बौद्धों के शून्यवाद की तरफ भी देखते हैं कि ये भी कुछ हमारे मतलब का हो सकता है। बाद में अति यथार्थवादी कलाकारों में से कुछ ने बौद्ध कला परंपरा के जो स्वतः स्फूर्त आध्यात्मिकता है उसको भी कला के प्रयोजन में शामिल किया। अति यथार्थवाद का जो विधिवत आंदोलन है, आंदोलन के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वो आंद्रे ब्रेतो को जाता है। उनके द्वारा उन्होंने अति यथार्थवाद का एक घोषणा पत्र प्रसारित किया कि हम ये चाहते हैं। इसमें उन्होंने अति यथार्थवाद को कहा कि ये चेतन और अवचेतन के बीच पुल बनाने वाली कला है, कि चेतन और अवचेतन एक दूसरे के विरोधी नहीं है, इनके बीच में कुछ आवागमन, इनके बीच में कोई संपर्क है और इस संपर्क को बनाने की कोशिश की। और इसीलिए अचेतन की भूमिका को इन्होंने अधिक महत्व दिया और उसके कारण थे, कारण इस तरह से हम उनको मान सकते हैं। अति यथार्थवादियों का मानना है कि जो सचेतन मन है और सचेतन मन का जो क्रियाकलाप है वो उस बुद्धिवाद और विज्ञानवाद से संबंध रखते हैं जिसकी अतिशयता यूरोप की साम्राज्यवादी विस्तारवाद से जुड़ी हुई है और इसके कारण वहाँ पर पतनशीलता आई और ये उस लोभ लिप्सा की प्रवृत्तियों से यूरोप को महायुद्ध की विभीषिका में डाल दिया और ये महायुद्ध जो है वो इस पतनशीलता का लक्षण है और इसलिए अति यथार्थवादी जो कलाकार है वो इसका विरोध करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा सचेतन मन की अति तर्क मीमांसावादी व्यवहार नाम मात्र को ही वैज्ञानिक होता है, इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं, क्योंकि गहरे में वह वस्तुनिष्ठ यथार्थ की व्याख्या करने वाला नहीं होकर के उस यथार्थ का विमर्श प्रस्तुत करता है जो हमारे अवरोध और स्मृतियों के सीमित संसार से बंधा हुआ होता है।
फिर उन्होंने कहा कि चेतन मन भी जो हमारा है वो यथार्थ के उन पहलुओं का ज्ञान व अनुभव हमें प्रदान करता है जो हमारी सीमित इंद्रियों के से भीतर से उस संसार के बारे में कुछ जान पाते हैं। जो होता तो वास्तविक है, परंतु जिसकी वैज्ञानिक रूप में पूरी वस्तुनिष्ठता की पैमाइश नहीं हो सकती, पता नहीं लगा सकता कि यही वस्तुनिष्ठ है। अतः यथार्थवादियों ने यथार्थ के वस्तुनिष्ठ और स्वप्नगत दोनों तरह के संसारों से संबंध बनाया और उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति की। इस कलात्मक अभिव्यक्ति पर इन्होंने बल दिया। अति यथार्थवादी कला ने हृदय की सीमाओं को लांघते हुए अदृश्य के दृश्यत्व को भी कला का विषय बना। जो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता, उसको कैसा आप दृश्य की तरह से प्रस्तुत करो, ये चित्रकला के अंदर होता है। और ये कलाकार इसे कहते हैं, ये आंतरिक यथार्थ है। और हम इस आंतरिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए गुंजाइश बना रहे हैं, कोशिश बना रहे हैं। और इसमें जो ज्योमिति के जो नियम है, अनुपात है, संतुलन है, इसको फिर नए समीकरण में डालने की ज़रूरत है। बड़ा प्रसिद्ध अति यथार्थवादी चित्रकार माने जाते हैं सल्वाडोर डाली और पाब्लो पिकासो। ये अति यथार्थवादी का आंदोलन के बड़े चित्रकार माने जाते हैं और उनकी कई चित्र विश्व प्रसिद्ध चित्र है। और वो ये कहते हैं कि कोई चीज़ आपकी स्मृति में देर तक कैसे टिकी रहे। तो स्मृति में देर तक टिके रहने वाली जो डाली की जो पेंटिंग है, उसमें एक घड़ी जो है वो पिघल कर दूसरे आयाम में बहती हुई नजर आती है। यहाँ समय के अंतरानुभव का दृश्य में बांध दिया गया। पिकासो की जो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है गवर्निका, उसमें विश्व युद्ध की विभीषिका चित्रित है। ये पेंटिंग जो है दृश्य के युगगत बिखराव और व्यापक संहार की चीखों पुकार के दृश्य के अंकन के कारण श्रेष्ठ अति यथार्थवादी कला का उदाहरण बन जाती है, जहाँ हम दृश्य के बिखराव में उस पार तक चले जाते हैं। और गवर्निका जो पिकासो की पेंटिंग है वो संसार में प्रसिद्ध है और विश्व युद्ध की विभीषिका को बहुत गहराई से चित्रित करती है। अब अगर आप साहित्य में अति यथार्थवाद की अभिव्यक्ति देखें तो वो भाषिक रूपों को बदल दिया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बदली, अनेक नई अभिव्यक्ति शैली दी, नई कथा शैली का विकास हुआ, उसकी तरफ भी जानने की ज़रूरत है। तो साहित्य में जो अति यथार्थवाद आया उसमें रचना के रूप और वस्तु दोनों को परिवर्तित किया। सबसे पहले अगर हम विचार करते हैं नाटक, सर्वाधिक प्रयोगशील रूप में अति यथार्थवाद नाटक के क्षेत्र में परिवर्तन लेकर के आया और इतना गहरा प्रभाव था कि यूरोप में इसके असर से एक नए तरह के रंगमंच का ही उदय हो गया, जिसे उन्होंने नाम दिया थिएटर ऑफ द अबसर्ड। अबसर्ड जिसका अर्थ वह है जो बुद्धिवादी तर्कवादी व्याख्याओं से परे है। हम इसे अबसर्ड माने व्यर्थता नहीं कह सकते, व्यर्थता बौद्धिक धारणा नहीं है, वह यथार्थ का ऐसा आयाम है जिसकी वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ नियमों से व्याख्या हो ही नहीं सकती। जिस तरह से वह अराजक और अतर्क प्रतीत होता है, उससे जुड़े हुए कुछ नाटककार हैं जैसे सैमुअल बेकेट, यूजीन आइनेस्को, एडवर्ड एल्वी, हेराल्ड पिंटर आदि। हिंदी में भुवनेश्वर का एक नाटक है तांबे के कीड़े, उसको इस तरह का एक नाटक माना जाता है। सैमुअल बेकेट का नाटक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ नाटक है वेटिंग फॉर द गोदो। अब ये वेटिंग फॉर द गोदो में गोदो का इंतजार होता रहता है सारे नाटक में और गोदो अंत तक आता ही नहीं। तो जो पात्र आता ही नहीं, जो पात्र होता ही नहीं, जो चीज़ होती ही नहीं, वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये एक उस अर्थ को देता है। और इस गोदो का एक अपभ्रंश शब्द है, गॉड का अर्थ है ईश्वर है, जो आस्था मूलक इंतजार की असंभावना पर एक टिप्पणी बन जाता है। तो ये नाटक जो है ये अति यथार्थवाद का नमूना। एडवर्ड एल्बी का है द जू स्टोरी में मनुष्य के पशुओं के समान जो सामाजिक चिड़ियाघर है, ये चिड़ियाघर जैसे चिड़ियाँ रहती है, इसी तरह से मनुष्य भी सामाजिक चिड़ियाघर में रहता है, उसी तरह से व्यवहार करता है। पिंटर की बर्थडे पार्टी में एक ऐसे पात्र के संवादों से जीवित बनाया गया है जो दरअसल होता ही नहीं। तो वैसे तो होता ही नहीं, लेकिन वैसे होता। तो ये जो होता है और नहीं होता है, आता है और नहीं आता है, इस तरह के जो अनुभव है, इन अनुभवों की अभिव्यक्ति के लिए नए तरह का रंगमंच आया और वो अति यथार्थवाद के प्रभाव से आया। इसी तरह उपन्यास में अति यथार्थवाद ने एक ऐसी विधा है जिसने आधार पर अलग व नई अभिव्यक्ति शैली का विकास किया। इस दृष्टि से वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा विकसित जो
की गई है चेतना प्रवाह पद्धति, जिसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस कहते हैं, या काफका की स्वप्न श्रृंखला पद्धति। और काफका के नाटक और उपन्यास और कहानियों में हम आप उसको देख सकते हैं। कविता में अति यथार्थवाद ने बिंबवाद को एक नया उत्कर्ष दिया। अति यथार्थवाद के रूप में बिंबवाद के प्रयोक्ता उल्लेखनीय कवि है मेलार्मे और रेम्बो, और इनकी कई प्रवृत्तियां हैं जिन पर भी चर्चा की जा सकती है कि ये अति यथार्थवाद का संबंध दृश्यातीत, तर्कातीत, मनोवैज्ञानिक यथार्थ को दृश्यगत एवं बोधगम्य अभिव्यक्ति प्रदान करने से होता है। जो दृश्य में नहीं आता उसको दृश्य में लाओ, जिसकी तर्क से व्याख्या नहीं हो सकती, तर्क के बाद भी कुछ सच बचा रहता, उस सच की अभिव्यक्ति कैसे करें, तो उसको सामने लाना। और जो मन का यथार्थ है, जो मन में है, उसको दृश्यगत और बोधगम्य बनाना, ये इसकी कला। ऐसे ही संभव बनाने के लिए जिन नई पद्धतियों का विकास किया गया उसे इस रूप में कह सकते हैं कि जैसे चेतना प्रवाह पद्धति है, जिस क्रम में एक सामान्य दृश्य में तमाम असामान्य असंबद्ध बिंबों, दृश्यों, पात्रों को पूरी दृश्य में मौजूद पाते हैं, पर अक्सर उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते, उनका भी सह अभिव्यक्ति प्रदान करना चेतना प्रवाह पद्धति कहलाता है, उनका भी एक संबंध है। इसी तरह स्वप्न श्रृंखला पद्धति, सोकर जागने के बाद स्वप्न की जागृत अवस्था में स्मृति मूलक मौजूदगी जागृत यथार्थ के संसार को जिस रूप में प्रभावित करती है उसे इसमें अभिव्यक्ति दी जाती है। अन्य मनोवैज्ञानिक दशाओं का भी अभिव्यक्ति के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, जैसे दीवा स्वप्न है, आपको दिन में ही बैठे बैठे स्वप्न देख रहे हैं, बहुत लोग दिवा स्वप्न देखते हैं, मति भ्रम आपको हो जाता है, आप यहाँ थे वहाँ चले गए। स्वप्न का पैरानॉइक विस्तार या दो व्यक्तियों के सिजोफ्रेनिक विखंडन, ये जो मानसिक चीज़ें होती है, जो होती नहीं है फिर भी होती है, उस व्यक्ति के जीवन में तो वास्तव में ही दिखाई देता है कि वो जैसे कुछ है, उसको जैसे किसी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से लगता है कि सारा संसार उसका शत्रु है, जबकि संसार को फुर्सत नहीं है आपसे शत्रुता करने की, लेकिन आपको लगता है, और जब आपको लगता है तो आपके लिए तो वही वास्तविक है। इसी तरह बिंबवाद, दृश्य को बिंबों की श्रृंखला के रूप में देखते हुए उनके माध्यम से अनुभव की जटिलता को व्यंजित या ध्वनित करना। इस विधि में शब्दों के द्वारा व्याख्या की बजाय बिंबों की दृश्य सामर्थ्य को बोलने का अवसर अधिक प्रदान किया जाता है। अवचेतन की संरचना में भाषा कम और दृश्य तो अधिक होता है, अतः बिंबवाद इसकी अभिव्यक्ति के लिए अधिक सम्मत है। माने कम बोलो लेकिन उसका एक चित्र बना दो, जब आपका चित्र बन जाएगा तो वो चित्र अपने आप एक अर्थ उत्पन्न करता है। तो साहित्य द्वारा विकसित ये उपयुक्त अभिव्यक्ति पद्धतियां हैं। इनके अलावा भी प्रवृत्तियां हैं जो साहित्य में आई और जिन्हें कला की अति यथार्थवादी पद्धतियों से प्रभावित किया जा सकता है, जिनको इस तरह से कह सकते हैं जैसे अतिशयोक्ति। आप किसी भी बात को बहुत अधिक बड़ा करके कहना, ये अतिशयोक्ति आमतौर से यथार्थवाद विरोधी होती है। हम कहते हैं नहीं ये तो सही नहीं, लेकिन वो अतिशयोक्ति करने वाला पात्र तो सही है, वो अतिशयोक्ति में बोलता है और उस अतिशयोक्ति से वास्तव की अभिव्यक्ति ज़्यादा गहरे से होती है। और बहुत सारे रचनाकार इस अतिशयोक्ति का प्रयोग करते हैं यथार्थ को प्रकट करने के लिए। या कथानक वे पात्रों का विलय तथा संवादों, स्थितियों, भंगिमाओं, वस्त्रों आदि का प्रतीकात्मक महत्व अधिक हो जाता है। भाषा में वाक्य संरचना को तोड़ना, कई बार जो वाक्य उसको तोड़ दो या नई तरह की वाक्य संरचना बना देना। कथानक में समय क्रम का उलटना, एक रेखीय समय की जगह अनेक पलों वाले समय को अभिव्यक्त करना। बहुत परतें उसमें होती है, पहले इस समय था, फिर बाद में आगे चला जाता है, फिर पीछे चले जाते हैं। ये जो क्रम है इस क्रम को तोड़ते हैं। या इसी तरह घटनाओं आदि कथानक के संगठनों में समय, स्थान, आयाम, तर्क आदि से जुड़ी क्रम संगतियों में उलटफेर। नाटक में मंच संजा पर कम से कम सामग्री का प्रयोग। ऐसी अनेक प्रवृत्तियां हैं जिनका इस्तेमाल होता तो मुख्यतः कला विधियों के रूप में है, तथापि उनके समानांतर साहित्य लेखन की विधियों को भी विकसित कर लिया जाता है। उसमें से कुछ ये है, जैसे योग मूलक या संयोग मूलक प्रवृत्तियाँ। इसमें बहुत सी असंबद्ध चीज़ों, बिंबों, ध्वनियों, भंगिमाओं, कार्यकलापों, सूचनाओं, खबरों आदि को एक ही दृश्य में कोलाज या मोन्ताज के रूप में योग मूलक तरीके से पेश किया जाता है। साहित्य में इसके समानांतर शब्द चित्र उकेरे जाते हैं। ये जो असंबद्ध चीज़ें होती है जिनको पहले तो माना जाता था कि ये तो साहित्य ही नहीं, लेकिन अति यथार्थवादियों ने कहा कि यही साहित्य है क्योंकि दुनिया में असंबद्ध चीज़ें बहुत है। इसी तरह अवशेष मूलक प्रवृत्तियाँ होती है जिनमें मुख्यतः दृश्य बिंब के कुछ अंशों को हटा लिया जाता है और कई दफ़ा पॉजिटिव की जगह निगेटिव बिंब को प्रस्तुत कर दिया जाता है और कई बार रंगों को जलाकर उनके राख जैसे अवशेष को प्रस्तुत किया जाता है।
कला के इन विधियों को फिल्मों में भी अंश के शॉट की तरह तथा साहित्य में अंश मूलक शब्द चित्र द्वारा उकेरा जाता। तो संघनन एवं आरोपण की पद्धतियां बहुत से दृश्यों को संघनित करके या एक के ऊपर दूसरे चित्र को आरोपित करते हुए इस प्रवृत्ति को कला प्रवृत्ति में दिया जा सकता। या इसी तरह अराजकता एवं अर्थहीनता की प्रवृत्ति, पिकासो की गवर्निका में युद्ध जनित विनाश में पैदा अराजकता को दृश्य विधि का उल्लेख सब लोग करते हैं, और साहित्य में कुछ लेखक प्रलाप और अर्थहीन सायास शब्द रचनाओं को इस्तेमाल करके ऐसा प्रभाव पैदा करते हैं। तो ये जो अति यथार्थवाद है, इस अति यथार्थवाद ने कहा कि हर चीज़ का कोई तर्क ही नहीं, माने किस तर्क से आप युद्ध कर रहे हो, किस तर्क से आपने मनुष्य को मारा, किस तरह से आपने विनाश किया, और विनाश को आप उचित भी ठहराते हो। जब इतनी सारी अर्थहीनता और इतनी सारी अराजकता हमारे समाज के अंदर पाई जाती है, तो रचनाकार उसी अराजकता को और उसी अर्थहीनता को चित्रित करता है कि हमें पता ही नहीं क्या कर रहे हैं हम, जिसका अर्थ हमको नहीं पता और कार्य किया जा रहा है। और वो जो अर्थहीनता है, वो जो अराजकता है, वो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद बहुत दिनों तक जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, उन बुद्धिजीवियों को समझ में नहीं आया कि अब इसमें क्या करें, आगे क्या होना, संसार कैसे चलेगा। तो उस संसार के प्रति एक चीज़ ये आई कि ये जो युद्ध हुआ, पहला युद्ध वो गलत हुआ और ये सही नहीं है, और हम इस युद्ध का समर्थन नहीं करते। लेकिन युद्ध हो चुका और उसका प्रभाव समाज पर आ चुका। फिर थोड़े दिनों बाद में उन्होंने, कलाकारों ने देखा कि दूसरा विश्व युद्ध आरंभ होने वाला। तो जब देखा कि ये दूसरा विश्व युद्ध आरंभ होने वाला है, हमने पहले का विरोध किया, उसका भी कोई फल नहीं हुआ, तो ये जो अति यथार्थवादी है ये तो सही नहीं है, ये बिखराववादी है, ये विनाशवादी भूमिका निभा रहा। और इसलिए इस अति यथार्थवाद को खारिज कर दिया, और इसलिए एक नकारात्मकता से दूसरी नकारात्मकता उत्पन्न हुई। और इसके बाद में उसमें ज़्यादा संतुलित दृष्टि से यूरोप में संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद वादी आंदोलन साहित्य में आ गए, और ये अति यथार्थवाद लगभग समाप्त होने की प्रक्रिया में आ गए। हालांकि कला रचना की दृष्टि से और साहित्य रचना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें आई, और कई रचनाकार बाद तक में इनकी प्रवृत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में जो अति यथार्थवादी जो प्रवृत्तियां हैं वो 1950 के आसपास दिखाई देना प्रारंभ हुई। माने यूरोप में जब समाप्त हो गया, उसके भी 10-12 साल बाद ये प्रवृत्ति आती। माने हम विश्व युद्ध दूसरा खत्म हुआ, तब हमने अंतर विश्व युद्धगत विमर्श को अपने यहाँ अपनी रचनाशीलता के लिए हमने महत्वपूर्ण माना। इसका ये अर्थ यह है कि 1950 से पहले के समय तक हमारी रचनाशीलता के केंद्र में सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्गठन और साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद से पैदा हुए संकटों तनाव में खुद को उबारने के प्रयास के विविध रूपों में हम नजर आते हैं। हमने ये कोशिश की कि ये पहले तो देश आज़ाद हुआ, स्वाधीनता आंदोलन हमने लड़ा, उसके बाद जब देश आज़ाद हो गया तब हमने विश्व युद्ध देखा, उस युद्ध का प्रभाव पड़ा, तो फिर हमने कहा कि अब हम इसे देख सकते हैं। तो हमारे अपने समाज का पुनर्गठन करना था, और ये जो पश्चिमी जो बुद्धिवाद था और उस विज्ञानवाद था, इसके खिलाफ खड़े होकर व्यक्तित्व और चेतना की गहराइयों से जुड़ी आंतरिक एवं मानवीय यथार्थ की खोज का काम हमारे यहाँ 1950 के बाद हुआ। और वहाँ पर भी कहा ये आंतरिक एवं मानवीय यथार्थवाद है। इससे पहले के छायावादी उत्तर छायावादी परिदृश्य में हम दृश्य और बुद्धि के समन्वय संतुलनों का साहित्य रच रहे थे। हृदय और बुद्धि भी हमारे यहाँ मिल करके चले। लेकिन 1950 के आसपास सभी विमर्श हमारे यहाँ अपने तरीके से उपस्थिति दर्ज कराते दिखाई दिए। हमने पश्चिम के सारे विमर्शों को, चिंतन को, विचारों को अपने यहाँ आमंत्रित किया, और जो पश्चिम में तब था भिन्न कारणों से बहुत महत्वपूर्ण था, उसकी निगाह में हमने अपने साहित्य का विवेचन किया। और अकादमिक शुद्धता वाला तो था, लेकिन उसके बाद हम कह सकते हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन कुछ रचनाएं ऐसी थी जिनके अंदर आपको अति यथार्थवादी चीज़ें देखने को मिलती। जैसे हमारे अज्ञेय का एक उपन्यास है नदी के द्वीप, 1952 में ये प्रकाशित हुआ, और इसे हिंदी में का पहला अति यथार्थवादी उपन्यास कह सकते हैं। ये योग मूलक प्रविधि का इसमें इस्तेमाल करते हैं कि बाहरी यथार्थ के बीच आभ्यंतर यथार्थ का एक द्वीप खड़ा किया गया है, जो काल्पनिक और वास्तविक दोनों कसौटियों पर खड़ा उतरता। आप ये देखते हैं कि उसका जो चरित्र है भुवन का, जो नदी के द्वीप के नायक और नायिका का जो चरित्र है,
वो चरित्र एक बाहरी यथार्थ कोई नहीं कहता, एक नए ढंग से वो एक तरह का जीवन जीता है, दूसरे तरह का चिंतन करता है। तो उसकी चिंतन में, उसकी कल्पना में, उसके विचार में और बाह्य जीवन की घटनाओं में कई बार सामंजस्य नहीं दिखाई देता, एक अलग तरह से बिहेव करता है। और उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि ऊपर ऊपर से वो एक तरह का काम करता है और किसी समय वो आंतरिक प्रवृत्तियों से परिचालित होकर के ऊपर वाली सारी संरचना को खंडित कर देता है। और इसलिए उसको आलोचकों ने कहा कि ये एक तरह की अति यथार्थवादी शैली। इसी तरह से निर्मल वर्मा की कहानी है 1.5 इंच ऊपर। ये कहानी चेतना प्रवाह शैली का पेराम्बुलेटर के तौर पर इसको माना जाए और इसमें कई तरह के प्रयोग किए। पत्नी को गेस्टापो पुलिस ने क्रांतिकारी होने के कारण हत्या कर दी। अब वे अब है ही नहीं, पर नायक घर जाने की इच्छा इसलिए जाहिर करता है क्योंकि वहाँ एक बिल्ली आकर उसका इंतजार कर रही। अब बिल्ली और पत्नी के रहस्य आप कभी नहीं जान सकते, जैसी पंक्तियां एक साथ रहस्यपूर्ण यथार्थ को एक दृश्य में बदलती, ये सीधे सीधे अति यथार्थवादी प्रयोग है। पत्नी तो गेस्टापो पुलिस तो जाहिर है कि फासिस्ट हिटलर की गेस्टापो पुलिस हुआ करती थी और वो किसी भी आदमी को पकड़ा और मार दिया, उसमें कुछ होता नहीं था। बाद में कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं होती थी, पुलिस ही मार देती थी। अब मार दिया, अब आप उसका विरोध भी नहीं कर सकते, आप उसका दुखी भी ज़्यादा नहीं मना सकते, लेकिन पीड़ा तो अपना जब कोई जाता है तो उसकी कितनी भारी पीड़ा होती है। लेकिन वो नायक जो है उस पीड़ा के साथ वो भी फिर भी घर जाना चाहता है। घर आमतौर से जाता है, पुरुष घर जाता है कि घर में पत्नी होती है, लेकिन पत्नी तो है नहीं, तो फिर उसको लगता है कि बिल्ली उसका इंतजार करती है, जानवर इंतजार। अब बिल्ली का और पत्नी का जो रिश्ता है वो कोई रिश्ता नहीं, लेकिन फिर भी उस दर्द को, उस पीड़ा को इसके माध्यम से अभिव्यक्त करने का किया। इसी तरह संशय की एक रात नरेश मेहता का जो काव्य नाटक है, वो राम के भीतर राम एक और है, और वो जो उसका प्रामाणिक व्यक्तित्व है वो अप्रामाणिक से ज़्यादा अलग करने का, खोजने का प्रयास है। परिषद के चुनाव को अपना चुनाव मानने की वजह से राम बहुत स्पष्ट तरीके से अस्तित्ववादी विमर्श के पर्याय हो जाते हैं और इस तरह अस्तित्ववादी जो चिंतन है वो उसमें आ जाता। तो ये जो संशय की एक रात जो काव्य नाटक है, इस काव्य नाटक में नरेश मेहता ने इन अस्तित्ववादी प्रवृत्तियों को अपने में व्यक्त किया। यहाँ एक चीज़ और कहने की ज़रूरत है कि इस समय के रचनाकारों ने हिंदी में यूरोपीय साहित्य का बहुत अध्ययन किया, यूरोपीय चिंतन का भी अध्ययन किया। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जो अति यथार्थवादी जो सिद्धांत था उस सिद्धांत से प्रभावित हुए या अति यथार्थवादी रचनाओं को पढ़ कर के उनके मन में इस तरह का नाट्य या कविता या उपन्यास लिखने का मन बना। उनकी रचनाशीलता पे शुद्ध साहित्य का असर है या सिद्धांत का, ये निर्णय करना मुश्किल लगता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सिद्धांत की जानकारी नहीं होती, या होती भी है तो हम बहुत ज़्यादा उसे सहमत नहीं होते, हाँ कुछ कहा है होगा ऐसा। लेकिन एक जब रचना पढ़ता है रचनाकार, तब उससे भी वो अपना प्रभाव ग्रहण करता है और तब उसको लगता है कि मैं इस तरह का चरित्र चित्रित कर सकता हूँ। तो ये जो चित्रण होता है वो रचना से सीधे प्रभावित होने का, और ये प्रभाव मुझे लगता है कि हिंदी में अति यथार्थवादियों का प्रभाव इसी तरह से पड़ा। इसी तरह मुक्तिबोध की कविता है ब्रह्म राक्षस। अब इस ब्रह्म राक्षस कविता की भी कुछ लोग अति यथार्थवादी व्याख्या करते हैं, हालांकि प्रगतिशील आलोचक इसकी यथार्थवादी व्याख्या ही करते हैं कि ये सामंती अवशेष का प्रतीक है। लेकिन ये कविता बहुत बार ये आधुनिक बुद्धिजीवी जो न परंपरा का है और न आधुनिकता का, और ये बीच में ब्रह्म राक्षस बनने की नियति का शिकार हो जाता, और यह बुद्धिजीवी की वजह ब्रह्म राक्षस, बुद्धि का राक्षस, और इसको आप चाहो तो अपरिचयकरण के द्वारा भी इसे हम अभिव्यक्त करने का मान सकते हैं। इस तरह जो साहित्य में अति यथार्थवाद है, इसने यथार्थ और कल्पना की दूरी को समाप्त करने का प्रयास किया। कल्पना की से भी दूरी और स्वप्न को भी। उनके अनुसार सिर्फ यथार्थ वही नहीं है जो आम जीवन में प्रत्यक्षतः दिखाई देता है या जिसमें कोई तार्किक संगति होती है, बल्कि वास्तविक यथार्थ, गहन यथार्थ वो होता है जो आम जीवन में या तो दिखाई नहीं देता या दिखाई भी देता है तो हमको उसके पीछे का तर्क समझ में नहीं आता। हमको पता नहीं होता है कि हम क्यों नाराज़ हैं किसी से, पर हमको अच्छा नहीं लगता। कारण क्या? कारण नहीं पता। ये जो यथार्थ है ये अति यथार्थवादियों का यथार्थ है। इसलिए अति यथार्थवादियों की मान्यता थी कि असंबद्ध चीज़ों में भी संबंध होता है, और इसी कारण उन्होंने उपन्यासों और कहानियों में कार्य कारण श्रृंखला का विरोध किया और कथानक के स्थान पर पात्रों के मनोजगत में रुचि ली।
और उन्होंने स्वप्निल यथार्थ पर बल दिया जो उनके अनुसार वास्तविक यथार्थ था। इसलिए अति यथार्थवाद पाठक की यथार्थ की धारणा को अलग ढंग से हमारे सामने रखता है। चूंकि अति यथार्थवाद का विकास 2 विश्व युद्धों के बीच हुआ था, इसलिए अति यथार्थवादियों का मानना था कि बुद्धिवाद और तर्कवाद ने दुनिया पर युद्ध लादा और इसीलिए उन्होंने बुद्धि और तर्क उसका विरोध किया। कहा ये जो सचेतन तर्क है बुद्धि वाला, इसकी जगह तो अचेतन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इन सारे कार्यों के मूल में उन्होंने अचेतन मानस को माना और इसलिए ये मनोविश्लेषणवाद से, फ्राइड से प्रभावित है। और फ्राइड के मुक्त साहचर्य, स्वप्न विश्लेषण, अचेतन की धारणा, ये अति यथार्थवाद के मूल में है। अतः अति यथार्थवाद सचेतन और अवचेतन यथार्थ के संबंधों की कलात्मक अभिव्यक्ति करता है। और ये जो अभिव्यक्ति है ये हिंदी में भी प्रभावित ये हुए फ्राइड से, और यूरोपीय साहित्य में भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और इसके कारण यथार्थ की जो अवधारणा है वो ज़्यादा मुकम्मल रूप में हमारे सामने आई।